मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। हमारी पिछले दिनों पाकिस्तान की यात्रा समाप्त हुई और भारत पाकिस्तान संबंधों में यह बात अंतिम रूप में सामने आई कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता और उसके साथ उदार भी नहीं हुआ जा सकता। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, पाकिस्तान जैसा हमारे साथ व्यवहार करेगा हम भी पाकिस्तान के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। एक दूसरी चीज, पाकिस्तान के शासक कई बार यह बात कह चुके हैं कि हमने परमाणु बम सब्बे बारात के लिए नहीं बनाया है, हम उसका उपयोग करेंगे। स्वाभाविक है, पाकिस्तान की मंशा कभी न कभी भारत में परमाणु बम गिराने की है, लेकिन इतना भी तय है कि यदि पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु बम गिराया तो पाकिस्तान का अस्तित्व मिटने में देर नहीं होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान की जो राजनीतिक परिस्थितियां अभी चल रही हैं उसके चलते इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तानी परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ में आ सकता है और यदि आतंकवादियों के हाथ में परमाणु बम आ गया तो क्या होगा इसका आकलन करना ज्यादा कठिन नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया हमेशा कड़ाई का होना चाहिए, तब जाकर पाकिस्तान हमारे साथ कुछ शांत व्यवहार कर सकता है। इसी बीच 9 दिसंबर को एक बड़ी जबरदस्त घटना चीन के साथ घटी कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है, वहां पर चीनी सैनिकों ने जब अतिक्रमण करने का प्रयास किया, दुस्साहस किया, तो भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और जबरदस्त हाथापाई हुई है। चीन अब इस चीज को समझ चुका है कि चीन यह 2022 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। इसलिए कभी भी चीन भविष्य में यदि भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब भारत से मिलेगा। ये पहले का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। तो चीन अब धीरे धीरे इन चीजों को समझ रहा है, लेकिन उसकी जो विस्तारवादी नीति है, उसकी जो अतिक्रमण करने की नीति है, वह उससे बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि चीन की नीति रही है कि वह अतिक्रमण कर लेता है, अतिक्रमण करने के बाद वहां पर अपने सेना को बिठा देता है। यदि विरोधी उसका विरोध करता है तो बोलता है चलो बात करते हैं। इस बात को लंबा खींचता है 15 साल 20 साल तक, और तब तक वह उस क्षेत्र पर अपना अधिकार करके अतिक्रमण के क्षेत्र में अपना पूरा सभी प्रकार के निर्माण कार्य कर लेता है और बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दीर्घ समय तक चूंकि हम यहां पर रह चुके हैं इसलिए हमारा क्षेत्र है। यह चीन की विस्तारवादी नीति है, इसी को हम अभी तक भुगत रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस चीज को भारतीय संबंध के संदर्भ में जोड़ा जा सकता है। अब चलें आज हम भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका की ओर। श्रीलंका के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, सांस्कृतिक धार्मिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका, इसको 1978 में लंका के साथ श्री शब्द जोड़ा गया सम्मान की दृष्टि से, तो वह श्रीलंका हुआ। वैसे भारतीय पुराणों में लंका का उल्लेख आता है, जहां पर रावण नाम का एक महान शासक हुआ था। वह राक्षस जाति का था और उसने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। तो लंका का नाम सुनते ही हमारे मन में रावण की लंका आती है, जो उस जमाने में सोने की बनी हुई थी। ये लंका वही है या और कोई दूसरा है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता।
वर्तमान समय में जो लंका है, श्रीलंका है, उसकी दूरी भारत के कन्याकुमारी से लगभग 25 या 28 मील दूर है, जबकि पुराणों में वर्णित लंका की दूरी भारत की सीमा से लगभग 100 योजन दूर था। और 100 योजन का मतलब होता है 600 कोस। 600 कोस मतलब 1200 मील। 1200 मील का मतलब 1800 किलोमीटर। तो चूंकि भूगर्भ में, भूतल में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि लंका उस जमाने में भारत से 1800 किलोमीटर दूर रहा होगा। आज सरकते सरकते भारत की पास तक आ चुका है। इसे अंग्रेजों ने सिलोन नाम दिया था, CEYLON, सिलोन नाम दिया था। जब यहां पर पहले पुर्तगाल का शासन हुआ, फिर हॉलैंड का, डच लोगों का शासन हुआ, फिर अंग्रेजों का शासन हुआ। अंग्रेजों ने 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आजादी दी। उस समय इसको सिलोन कहा जाता था, हिंदी में लंका कहा जाता था, और इसे 1978 में श्रीलंका का नाम दिया गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 25,000 वर्ग मील है और जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है। लेकिन जितना बड़ा बांस उतना बड़ा उसका पोला होता है। व्यक्ति की आमदनी जितनी होती है उसी के अनुरूप वह अपना खर्च करता है। तो इस प्रकार से जितनी, चाहे कोई भी देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्षेत्रफल या जनसंख्या जितनी भी हो, हर राष्ट्र के सामने कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। ये समस्याएं कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं, कुछ जातिगत समस्याएं होती हैं, लेकिन हर राष्ट्र आज के जमाने में किसी न किसी समस्या से अवश्य ही जूझ रहा है। तो ये श्रीलंका है। यहां पर मूल चीज ही है, यहां पर 2 प्रकार की जाति के लोग निवास करते हैं। श्रीलंका में सिंहली यहां के मूल निवासी हैं। तमिल यहां पर आकर बस गए हैं। वस्तुतः अंग्रेजी शासन काल में तमिलनाडु से लाखों की संख्या में तमिलों को मजदूर के रूप में श्रीलंका ले जाया गया, चाय के बागान में काम करने के लिए। तो ये तमिल वहां पर रह गए, इनकी संख्या लाखों तक पहुंच गई। लेकिन इन तमिलों की एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि वे थे तमिल, श्रीलंका में रहते थे, श्रीलंका में उन्हें आजीविका मिली हुई थी, वे अपना रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन अपने तमिलनाडु का गुणगान किया करते थे। जब इतने लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से जब वहां पर रह रहे हैं, तो उन्हें श्रीलंका की मूल राष्ट्रीय धारा के साथ अपने को समाहित कर लेना था। ये तमिलों की सबसे बड़ी गलती थी कि तमिल रहते थे श्रीलंका में, लेकिन अपने आप को तमिलनाडु का मूल निवासी मानते थे। वे अपने आप को कभी भी श्रीलंका का नागरिक नहीं समझते थे। तो राष्ट्र की मूल धारा के साथ वो कभी भी समाहित नहीं हो पाए थे। तो उनमें शुरू से ही पृथकता की भावना काम करने लगी थी। परिणाम यह हुआ कि जब श्रीलंका को आजादी मिली, तो श्रीलंका ने 1948 में ही 1948-49 में इन तमिलों की श्रीलंका की नागरिकता को समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ और वहां पर संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। परिणाम स्वरूप आगे चल करके 1954 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ। ये प्रवासियों की समस्या फिर आगे थोड़ी देर बाद देखेंगे। 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद श्रीलंका ने भारत का अनुकरण नहीं किया और वह पश्चिमी गुट का सदस्य बन गया। जान कोटलावाला वहां के प्रधानमंत्री बने।
कोटलावाला किसी भी रूप में भारत को पसंद नहीं करते थे या पंडित नेहरू के साथ उनकी कोई खुन्नस रही होगी। तो जॉन कोटलावाला ने भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार नहीं किया और वो पश्चिमी गुट का सदस्य बन गए। जब श्रीलंका पश्चिमी गुट का सदस्य बना और इंग्लैंड को नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दे दी अपने श्रीलंका में, तो निश्चित रूप से पश्चिमी गुट का वह अमेरिकन गुट का सदस्य बन चुका था। जब श्रीलंका ने यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनने के लिए एप्लीकेशन भेजा तो सोवियत संघ ने उस पर वीटो किया, क्योंकि सोवियत संघ ने कहा कि यह श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, यह इंग्लैंड का उपनिवेश अभी भी बना हुआ है। तो सोवियत संघ को फिर भारत आदि विभिन्न देशों ने समझाया, तब जाकर के सोवियत संघ ने वीटो विड्रॉ किया और उसके बाद श्रीलंका को यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता प्रदान की गई। आगे चल करके वह श्रीलंका सीटो का सदस्य बन गया, नाटो सीटो सेंटो सीटो का सदस्य बन गया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन का सदस्य बन गया और इस प्रकार से वह सैन्य संगठनों का समर्थन करने लगा था। लेकिन श्रीलंका की एक कुंठा थी। कुंठा क्या थी? छोटे होने की कुंठा। उसके सामने भारत दिखता था। समझ लीजिए कि भारत उसके सिर पर बैठा हुआ था। तो इस चीज से आप कैसे करके मुक्त हो सकते हैं? भारत के अपने आप को और टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, तब जाकर के आपको अच्छा लगेगा। भारत तो भारत है। तो इस छोटे होने की कुंठा के कारण भारत के साथ शुरुआती दौर में श्रीलंका ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। श्रीलंका के साथ मतभेद, दूसरी चीज तमिलों की समस्या भी थी। इन चीजों को लेकर के श्रीलंका और भारत के बीच शुरुआती दौर में अच्छे संबंध नहीं रहे। फिर और एक मौका आया, वह था 1955 का बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन में श्रीलंका को भी बुलाया गया था। जॉन कोटलावाला वहां पर पहुंचे थे। तो जॉन कोटलावाला ने वहां पर अपने मंतव्य को उजागर कर दिया। क्योंकि वह पश्चिमी गुट का सदस्य बन चुका था, इसलिए वहां पर जाकर मंच में उसने कहा कि सोवियत साम्यवाद एक विस्तारवादी नीति को मानता है और जितने भी पूर्वी यूरोप के देश हैं, इन सभी पूर्वी यूरोप के देश सोवियत साम्राज्यवाद के अंग हैं। ये सब सोवियत उपनिवेश हैं। इसलिए सोवियत संघ के द्वारा किए गए कार्य निंदनीय हैं, आलोचना के विषय हैं। वस्तुतः जॉन कोटलावाला अपने आप को पंडित नेहरू का प्रतिद्वंदी मानता था और प्रतिद्वंदी मानता था। वहां पर तो सबकी आंखों के सामने पंडित नेहरू थे, उनका व्यक्ति था, उनके कार्य थे, उनके विचार थे। तो स्वाभाविक है जॉन कोटलावाला के मन में एक ईर्ष्या का भाव था भारत के प्रति, पंडित नेहरू के प्रति। तो बांडुंग में दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आए। इसके बाद प्रवासी समझौता हुआ जनवरी 1954 में। जनवरी 1954 में पंडित नेहरू और जॉन कोटलावाला के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में यह तय हुआ कि श्रीलंका में रहने वाले जितने भी तमिल हैं, इन तमिलों में से जितने लोग भारत आना चाहेंगे, भारत उनको स्वीकार कर लेगा। और जो लोग श्रीलंका में रहना चाहेंगे, उनको श्रीलंका की सरकार रखेगी, उनको नागरिकता देगी और उनके साथ उचित व्यवहार करेगी। ये दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया। इसके अंतर्गत लाखों तमिल भारत आए और जो लोग वहां पर रह गए, उनके साथ वह अच्छा व्यवहार श्रीलंका की सरकार नहीं की। परिणाम स्वरूप श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के मन में एक और आक्रोश धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। इसके बाद आता है मित्रतापूर्ण संबंध। 1956 में चुनाव हुए और चुनाव के बाद वहां पर नए प्रधानमंत्री बने सालोमन भंडारनायके। सालोमन भंडारनायके चूंकि पंडित नेहरू के प्रशंसक थे, इसलिए भंडारनायके के आने के बाद भारत और श्रीलंका दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे।
सालोमन भंडार नायके ने ब्रिटिश सैनिक अड्डा को समाप्त करने का आदेश दिया। ब्रिटिश सैनिक अड्डा, नौसैनिक अड्डा समाप्त हो गया। इसके बाद एक दो घटनाएं घटी, जैसे स्वीडन की घटना थी, हंगरी में सोवियत आक्रमण की घटना थी। इन दोनों घटनाओं में श्रीलंका और भारत के स्वर एक समान थे। मतलब यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के करीब करीब आने लगे थे। इसके बाद सितंबर 1959 में उनकी हत्या हो गई। देखिए, दुनिया के विभिन्न देशों में राजनेताओं की हत्या कोई नई बात नहीं है। सैकड़ों वर्षों से ये चीज चली आ रही है। भारत में होते हैं, श्रीलंका में हो रहे हैं, नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, म्यांमार में हुआ है, पाकिस्तान की तो आम बात है। तो राजनीतिक नेताओं की हत्या, इस क्रम में एक नाम जुड़ गया। सितंबर 1956 में सालोमन भंडार नायके की हत्या हो गई। उनके बाद उनकी पत्नी श्रीमती सीदी माऊ भंडार नायके प्रधानमंत्री बनी। तो श्री माऊ भंडार नायके ने भी अपने पति सालोमन भंडार नायके के कार्यों का अनुसरण किया। दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बने। इस बीच श्रीमती भंडार नायके ने चीन के साथ निकटता स्थापित करनी शुरू की। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई श्रीलंका गए तो उनका लाल कालीन बिछा करके श्रीलंका ने स्वागत किया। चीन की निकटता भारत के विरुद्ध थी। धीरे धीरे करके फिर से श्रीलंका अपने औकात पर आने लगा। उसने चीन के साथ दोस्ती की, भारत की दोस्ती को उसने नजरअंदाज कर दिया। भारत चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था, इस युद्ध में यद्यपि भारत के प्रति उसके मन में सहानुभूति थी, लेकिन उसने खुल करके भारत का समर्थन नहीं किया। हां, इतना जरूर किया कि युद्ध की समाप्ति के बाद श्रीमती भंडार नायके के नेतृत्व में मलेशिया, इंडोनेशिया, घाना आदि देशों ने, मिस्र आदि देशों ने मिलकर के कोलंबो प्रस्ताव तैयार किया था। और कोलंबो प्रस्ताव पूरी तरह से चीन के पक्ष में था, भारत के पक्ष में नहीं था। फिर भी भारत ने उसको स्वीकार किया था, लेकिन इसका कोई परिणाम आगे चल करके नहीं निकला। इसके बाद आता है छठवां प्रवासी समझौता, अक्टूबर 1964। श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की कुल संख्या निर्धारित की गई 9,75,000। भारत में शास्त्री जी आ चुके थे। शास्त्री जी और श्री माऊ भंडार नायके के बीच समझौता हुआ। भारत ने यह स्वीकार किया कि 9,75,000 तमिलों में से 5,25,000 तमिलों को भारत ले लेगा। 3 लाख तमिलों को श्रीलंका अपनी नागरिकता देगा और 1.5 लाख तमिलों के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया। ये समझौता हो गया। श्रीलंका की सरकार ने इसे श्री माऊ भंडार नायके की व्यक्तिगत विजय बताया। भारत में बहुत लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री की आलोचना की। यहां तक कि कृष्ण मेनन ने कहा कि यदि पंडित नेहरू होते तो ऐसा समझौता वो श्रीलंका से कदापि नहीं करते। लेकिन स्थिति क्या थी? 1962 में भारत एक पराजित हुआ राष्ट्र था। वह अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध कायम करने की चाह रखता था। और ये 64 में समझौता हुआ श्रीलंका के साथ, एक पराजित राष्ट्र की मानसिकता को लेकर के भारत ने यह समझौता किया था कि पड़ोसियों के साथ हम अच्छा संबंध कायम करके रखें। इसके बाद भारत पाक युद्ध 1965। इस समय तक नए प्रधानमंत्री आ चुके थे। श्री माऊ भंडार नायके हट चुके थे। डटले सेना नायक नए प्रधानमंत्री बने। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में श्रीलंका तटस्थ रहा। इसके बाद फिर आगे देखें, भारत पाक युद्ध 1971। इस 1971 के युद्ध में वही छोटे होने की कुंठा, इस
कुंठा ने श्रीलंका को भारत के विरुद्ध किया और उसने पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला। जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया गया था शांति के लिए एकता प्रस्ताव के तहत, तो उस वोटिंग में श्रीलंका ने भारत के विरुद्ध वोट डाला था। इसके बाद आता है कच्छ तीबू द्वीप 1974। कच्छ तीबू द्वीप बहुत छोटा सा द्वीप है, साल भर में एक आध बार कभी मेला लगता था। उस द्वीप के बारे में दोनों सरकारों के बीच, दोनों देशों के बीच मतभेद थे। श्रीलंका का कहना था कच्छ द्वीप मेरा है, भारत का कहना था कच्छ द्वीप हमारा है। इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय नियम यह कहता है कि यदि समुद्र में, अंतरराष्ट्रीय समुद्र में या समुद्र में कोई द्वीप उभर जाए, उत्पन्न हो जाए, तो जिस देश की सीमा उसके निकट होगी वह उस देश के अधीन माना जाएगा। और कच्छ द्वीप भारतीय सीमा के नजदीक उभरा था, इसलिए स्वाभाविक है कच्छ द्वीप पर भारत का अधिकार होगा। लेकिन श्रीमती गांधी ने 1974 में दिलदारी दिखाते हुए, अपना बड़प्पन दिखाते हुए कच्छ द्वीप श्रीलंका को समर्पित कर दिया, ले जाओ। क्योंकि साल भर में एक आध बार वहां पर मेला लगता था, कोई धार्मिक मेला लगता था, तो श्रीमती गांधी ने उसको दे दिया। इसके बाद आता है जनता शासनकाल। जनता शासनकाल में जूलियस जयवर्धने नए राष्ट्रपति बने। जब नए राष्ट्रपति बने इधर भारत में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, क्योंकि 1977-79 के बीच भारत श्रीलंका के बीच ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसके कारण दोनों देश एक दूसरे के विपरीत जाते, एक दूसरे से दूरी के लायक कोई समस्या नहीं थी। इसलिए और जनता सरकार ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया। जनता शासनकाल में भारत और श्रीलंका के बीच संबंध अच्छे रहे। इसके बाद आता है हेग सामरिक और अफगान समस्या। कंबोडिया, आप भारत के पूर्व की ओर चलिए, बांग्लादेश, उसके बाद फिर भारत की सीमा आ जाती है, भारत का असम, मेघालय वगैरह वगैरह, मणिपुर, ये सब आते हैं। उसकी सीमा से लगा हुआ म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। 1935 के पहले यह बर्मा भी भारत का अंग था। 1935 में अंग्रेजों ने म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग किया, तो वह बर्मा आजकल म्यांमार हो गया है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद हिंद चीन का क्षेत्र आता है। हिंद चीन को अंग्रेजी में इंडो चाइना कहते हैं। भारत चीन नहीं, हिंद चीन। इंडो चाइना और इंडिया एंड चाइना दोनों में फर्क है। इंडिया एंड चाइना कहते हैं तो भारत और चीन हुए, लेकिन इंडो चाइना कहते हैं तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा क्षेत्र जो इस एरिया में 3 राष्ट्रों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। ये 3 राष्ट्र हैं वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इन 3 देशों को मिलाकर के हिंद चीन का क्षेत्र कहा जाता है। तो कंबोडिया, उसका पुराना नाम था कंबोडिया, नया नाम हो गया कंपुचिया। तो कंबोडिया में पोल पोट की सरकार थी। पोल पोट की सरकार के विरुद्ध वहां के हेग सामरिन ने आंदोलन किया। वहां पर हेग सामरिन ने जबरदस्ती सत्ता हथिया ली। तो एक देश दो सरकारें। हेग सामरिन को सोवियत संघ आदि देशों का समर्थन प्राप्त था, मतलब सोवियत गुट के सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। तो हेग सामरिन की नई सरकार को मान्यता देने के प्रश्न पर भारत और श्रीलंका के बीच मतभेद उभर कर सामने आया। और दूसरी अफगानिस्तान को भी लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच मतभेद सामने आए, क्योंकि यद्यपि भारत अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण के विरुद्ध था, लेकिन वह खुल करके बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके साथ हमारे राष्ट्रीय हित का तत्व जुड़ा हुआ था। लेकिन श्रीलंका ने अफगानिस्तान के मामले में सोवियत संघ की कटु आलोचना की। तो कंपुचिया और हेग सामरिन दोनों ही मामलों में दोनों देश के बीच मतभेद पाए गए। अब आता है
श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या, वह समस्या है प्रवासी समस्या। इस प्रवासी समस्या ने, तमिलों की इस समस्या ने श्रीलंका को जितना ज्यादा प्रभावित किया, संभवतः दुनिया के किसी भी देश में इतनी बुरी तरह से किसी देश को कोई समस्या ने प्रभावित नहीं किया था। इसने हजारों और कई मानो में लाखों लोगों की बलि ली। इसमें तमिल भी लाखों की संख्या में मारे गए, श्रीलंका के लोग भी लाखों की संख्या में मारे गए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मारे गए। दुनिया में आज तक जितने भी आतंकवादी आंदोलन हुए हैं, इन सब के शिखर पर बैठा है तमिलों का यह आंदोलन। तमिल टाइगर, लिट्टी, ये इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।